यस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए प्लीज आ जाइए। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। आज हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की। हेडिंग डाल लीजिए प्लीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, न्यायालय की सक्षमता। न्यायालय की सक्षमता, कि न्यायालय की सक्षमता क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। क्या होता है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द सेम। That what would be the competency of the courts would actually means, एक बार सेक्शन लिखिए इसमें, सेक्शन 21, सेक्शन 21 सेक्शन लिखिए प्लीज। सेक्शन 21 में आ जाइए प्लीज। कोड बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। लिख ली प्लीज, लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। प्लीज लिखिए इसमें। चलिए लिखिए इसमें पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए में लिखिए, एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, एनी ऑफेंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, कोई भी अपराध, कोई भी अपराध जो कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन है, अधीन है। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, 2 लिखिए और 3 लिखिए। पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, कैन ट्राइड बाय हाई कोर्ट, कैन ट्राइड बाय हाई कोर्ट, कैन ट्राइड बाय हाई कोर्ट, विचारण, विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। पॉइंट नंबर बी लिखिए, ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा, सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा, सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। पॉइंट नंबर सी लिखिए, पॉइंट नंबर सी लिखिए, किसी अन्य न्यायालय द्वारा, किसी अन्य न्यायालय द्वारा, बाय एनी अदर कोर्ट, बाय एनी अदर कोर्ट which is given under first schedule, which is given under first schedule, किसी अन्य न्यायालय द्वारा जो कि प्रथम अनुसूची के में, जो कि प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है, जो कि प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है, जो कि प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। उपधारा बी में आ जाइए, क्लोज बी में लिखिए, फॉर एनी अदर लॉ, किसी अन्य विधि के लिए, फॉर एनी अदर लॉ, किसी अन्य विधि के लिए, फॉर एनी अदर लॉ, किसी अन्य विधि के लिए विचारण, फॉर एनी अदर लॉ, द ट्राई, द ट्राई, द ट्रायल, द ट्रायल मे बाय, द ट्रायल मे बाय, विचारण, विचारण। पॉइंट नंबर ए लिखना है, पॉइंट नंबर इसमें फर्स्ट लिखना, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए प्लीज, बाय द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा विचारण। पॉइंट नंबर 1, बाय द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा। पॉइंट नंबर 2 लिखिए प्लीज, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, बाय एनी अदर कोर्ट, किसी अन्य न्यायालय द्वारा, किसी अन्य न्यायालय द्वारा, किसी अन्य न्यायालय द्वारा, किसी अन्य न्यायालय द्वारा जो प्रथम सूची में दर्शाया गया है, जो प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है, बाय एनी अदर कोर्ट which is expressed in, which is expressed in first schedule, which is expressed in first schedule। स्टार लगा के लिखिए प्लीज, एक स्टार लगा के नोट कीजिए, स्टार लगा के लिखिए प्लीज एक चीज, उसमें लिखिए एनी ऑफेंस अंडर, एनी ऑफेंस अंडर, एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, सेक्शन 64, एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 and 71, any offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 and 71, कोई भी अपराध, कोई भी अपराध जो भारतीय न्याय संहिता, कोई भी अपराध जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से
71 के अधीन है, 64 से 71 के अधीन है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 71 के अधीन है, 71 के अधीन है। तो ऐसे अपराधों के विचारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए यथासाध्य महिला पीठासीन अधिकारी हो, सेक्शन 71 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, those offenses as practicable presided by a woman, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सर कौन कौन अपराधों का विचारण करेगा। अब ट्राई कौन कौन करेगा, शेड्यूल में भी दिया हुआ है और सेक्शन 26 में भी दिया हुआ है। ठीक है सर, कहाँ दिया हुआ है सर, सेक्शन उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, एक लिखिए, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। सवाल लिखिए, दंड न्यायालयों के वर्ग क्या हैं, दंड न्यायालयों के वर्ग क्या हैं, दंड न्यायालयों के वर्ग क्या हैं। लिखिए धारा 6 सेक्शन 6, धारा 6 सेक्शन 6। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय या सेशन न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सवाल आता है ऐसे, अब देखिए प्लीज 2 मिनट तक देखिएगा। Which court does not fall under classes of criminal court, मतलब कौन सा न्यायालय दंड न्यायालयों के वर्ग में नहीं आता है, कौन सा न्यायालय दंड न्यायालयों के वर्ग में नहीं आता है। उसको बोलते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब प्रॉब्लम क्या होती है सर, जो बच्चा बहुत ऊपर से चीजों को पढ़ के जाता है, उसको लगता है कि यार लो ही तो है, रीजनेबल चीजें हैं, हम कर देंगे, तो वो क्या आंसर देगा इसमें, वो ये देगा, क्योंकि उसको तो क्या लगेगा कि यार हाई कोर्ट तो क्रिमिनल कोर्ट है ही ना भाई। हाँ, जबकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसको माना है यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है ना सर, इसका आंसर क्या हुआ, हाई कोर्ट। देखिए ट्राई करने की शक्ति में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है, जहां पे विचारण करने की शक्ति बताइए, सेक्शन किसमें, कौन सेक्शन बताया, 21 बताया, 21 में, वहां पर क्लासेस ऑफ, जहां पर हम बात करें ना सर कि कौन कौन से कोर्ट ट्राई करेंगे, विचारण कौन कौन से न्यायालय करेंगे, वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है, लेकिन क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में कौन है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और हाई कोर्ट नहीं है। इस छोटी सी बात को ध्यान रखना, प्री में सवाल बनता है यहाँ सर। ठीक है सर, आगे चलते हैं, बस इतना समझदार बच्चे तुम बन जाओ। ठीक है सर, ये बात समझ में आई, आगे चलो फिर। हमने शेड्यूल भी पढ़ा, इसका क्या पढ़ा हमने, शेड्यूल। ये जो लाइन मैंने आपको लिखवाई है कि धारा कहां से कहां तक सर, 64 से लेकर 71 तक जो है, ये कौन करना चाहिए, इसको महिला को ही करना चाहिए। ये सारे प्रोविजंस कौन से, तुम्हें जो पुराने वाले बच्चे हैं, जो पहले इन्होंने सीआरपीसी पढ़ा हुआ है,
सर ये प्रोविजन है 376 ए से लेकर 376 ए बी 376 सी 376 डी डी ए डी बी, ये सारे प्रोविजन वो हैं। और इसमें जस्टिस खन्ना थे निर्भया केस में, उन्होंने कहा था ये बात। उसके बाद जो अमेंडमेंट आया, जस्टिस खन्ना ने भी यही कहा था कि ये जितने भी महिलाओं के साथ जो गलत कार्य हो रहे हैं, इसमें कौन प्रिसाइडेड होना चाहिए, एक वुमन पुलिस ऑफिसर, सॉरी वुमन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक वुमन मजिस्ट्रेट को इसमें अपॉइंट कीजिए। और ये जो थी, ये पासिंग रेफरेंस दिया था उन्होंने उस केस के अंदर, कि जो अपराध होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, इसमें जहां तक हो सके कि महिला ही जज हो तो ज़्यादा अच्छा है, जहां तक हो पाए, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जहां तक हो पाए प्रैक्टिकली आप महिला को अपॉइंट कीजिए। ये जस्टिस खन्ना के स्टेटमेंट थे, ठीक है सर, निर्भया केस के अंदर। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने देखा कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस की हम बात करें, किसकी बात करें, वापस आ जाइए आप सेक्शन 21 पर। अब हमने देखा कि एक प्रथम दृष्टया न्यायालय होता है, प्रथम दृष्टया न्यायालय, प्रथम स्तर का न्यायालय होता है। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, एक शब्द है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। हमने ये चीज देखी सेक्शन 26 में, जब हम बात कर रहे थे। सेक्शन 26 तो सीआरपीसी का है, सेक्शन 21 इसका है, बीएनएसएस का। मैंने आपको बताया सर कौन कौन से कोर्ट है यहाँ पर, हाई कोर्ट, जेएम फर्स्ट और जेएम, यही कोर्ट्स हैं जिनको विचारण करने की शक्ति प्राप्त है। अब आप ये बात समझिए कि विचारण करने की शक्ति जो होती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को समझ में आता है कि सर सबसे छोटा कोर्ट है, विचारण करने की शक्ति इनके पास हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को विचारण करने की शक्ति कैसे मिलती है। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब होता है कि प्रथम बार के जो न्यायालय होते हैं उसमें हाई कोर्ट कैसे आ सकता है। भाई प्रथम बार के न्यायालय में हाई कोर्ट कैसे आ गया, सवाल ये है क्या हाई कोर्ट खुद कर लेता है मैटर को सोल्व, क्या कहते हाई कोर्ट डायरेक्टली डू इट, क्या हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है इस चीज को, सवाल ये है। अभी सवाल को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से चीजें होती है और किस तरह से प्रोसीजर का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, हाउ द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कैन बिकम द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, कैन बिकम द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। किस प्रकार उच्च न्यायालय व सत्र न्यायालय, किस प्रकार उच्च न्यायालय व सत्र न्यायालय प्रथम बार के डांडिक न्यायालय बनते हैं, प्रथम बार के डांडिक न्यायालय बनते हैं, प्रथम बार के डांडिक न्यायालय बनते हैं, प्रथम बार के डांडिक न्यायालय बनते हैं। एक सेकंड, घर से फोन है, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड दीजिएगा। हेलो, हाँ चलिए, अब तीन प्रोविजन समझेंगे कि सर क्रिमिनल कोर्ट्स में प्रथम बार का न्यायालय किस तरह से बनता है। ठीक है ना, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं सर सीआरपीसी के अंदर, अब जो बीएनएसएस है उसके अंदर। देखिए मैं बहुत सालों से सिर्फ सीआरपीसी पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप लोग तो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी 3-4 बार सीआरपीसी पढ़ा चुका हूँ। मेरे मुझसे कहीं कि सीआरपीसी निकल जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं उसके लिए, लेकिन बीएनएसएस को आप लोग बीएनएसएस के पर्सपेक्ट में समझिए, आप उसके लिए समझिए। देखिए कुछ प्रोविजन ऐसे हैं, एक उनको मार्क कीजिए, सबसे पहले तो इन प्रोविजन को मार्क कर लीजिए, एक बार ब्रेक निकालिए जल्दी से। कुछ प्रोविजन है जिनको मैं मार्क करा रहा हूँ, उनको मार्क कर लीजिएगा। फिर से सेक्शन 332, सॉरी 232 निकालिए, 232 निकालिए प्लीज। लुक एट द प्रोविजन सेक्शन 232, 232। एक प्रोविजन देखिए आप, एक आप प्रावधान देखिए 362। देयर इज वन मोर प्रोविजन, इसको भी देखिए प्लीज, 447। चलिए, अब सवाल मैंने आपको लिखवाया था कि भैया हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कैसे बनते हैं, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कैसे बनते हैं।
एक और सेक्शन को नोट कीजिए, एक और सेक्शन को नोट कीजिए, सेक्शन 374, सेक्शन 374 जो अब बन गया है 415। अब क्या बन गया है सर वो प्रोविजन 415, प्लीज एक उसको भी नोट कीजिए 415 को। सारे प्रोविजन एक एक करके निकालूंगा और निकाल के समझाऊंगा। अब कुछ प्रोविजन समझाता हूं और बेसिक कंसेप्ट है कुछ क्रिमिनल लॉ के, सवाल इनमें से बैठते हैं और सवाल इनमें से आते हैं। देखिए सबसे पहले समझे 209 को, जो बन चुका है 232 समझिए। सबसे पहले इसको बोलते हैं कमिटल पावर ऑफ द कोर्ट, मतलब मामले को सुपुर्द करने की शक्ति। अब सुपुर्द कब किया जाता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए मर्डर का केस है और मर्डर का केस आ गया किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में। आपको पता है सर मर्डर का जो केस है सेक्शन 102, 103 ये तो सर कर ही नहीं सकता ट्रायल। मैं बीएनएसएस के सेक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो कौन नहीं ट्राई कर सकता सर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब तो उसको ट्राई नहीं कर सकते। समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत। तो ये लोग क्या करेंगे सर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको इन्फॉर्म करेंगे और केस को भेज देंगे उस कोर्ट में। इसको बोलते हैं कमिटल ऑफ द केस। क्या बोलते हैं, केस को कमिट करने की पावर होती है। तो मतलब कोर्ट ऑफ सेशन के पास डायरेक्ट मैटर नहीं गया है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 232 ऑफ द बीएनएस इससे इनको एम्पावर्ड हो गए। सर कोर्ट ऑफ सेशन का समझ में आता है, हाईकोर्ट कैसे बन जाता है, हाईकोर्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कैसे बन रहा है, मतलब पहली बार प्रथम बार डांडिक मामले का विचारण करने वाले न्यायालय हाईकोर्ट कैसे बन सकता है। सर हाईकोर्ट को कैसे शक्ति मिल रही है, बात समझ में आई बात। या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को कैसे मिल सकती है। एक बार प्रोविजन निकालिए 442, कौन सा सेक्शन लिखवाया था मैंने आपको, 442, 442, 415 की पहले 407 में क्या लिखवाया था, 447। हाँ 447 निकालिए प्लीज, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लीज 447 निकालिए जल्दी से, अब इसको सबको लिखवाना है मुझे। पावर ऑफ हाईकोर्ट टू ट्रांसफर केस एंड अपील्स, दिख रहा है आपको, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। यहां पर एक चीज देखिए कि सर ये क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट नंबर 3 देखिए, कोर्ट में ऑर्डर तब ये आदेश दे सकेगा कि, इसका 3rd पॉइंट देखिए, किसी विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारणा सुपुर्द कर दिया जाए। तो मतलब एक अगर मैटर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लगा हुआ है, मान लीजिए आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, आपके कोर्ट में कोई मैटर लगा हुआ है, किसी ने हाई कोर्ट में 407 की एप्लीकेशन लगा दी, क्या लगा दी हाई कोर्ट में, तो वो सीधा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस उठ के कहां चला जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन। 3rd पॉइंट दोबारा पढ़िए, हाई कोर्ट केस जाएगा, डेट एनी पर्टिकुलर केस टू बी कमिटल फॉर अ ट्रायल टू द कोर्ट ऑफ सेशन, कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए। 4था पॉइंट देखिए, दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर्ड टू एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ, मतलब कोर्ट भी क्या कर सकता है सर, खुद भी विचारण कर सकता है। अरे सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कोई केस लगा हुआ है और बहुत हाई प्रोफाइल केस है, बात समझना, ठीक है ना सर, बहुत हाई प्रोफाइल केस है और हाई प्रोफाइल केस हो गया आपकी और वो आपकी कोर्ट में लगा हुआ है, किसी ने एप्लीकेशन लगा दी 447 की और हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा दी कि सर इस मैटर को यहां से हटाकर किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करो, क्योंकि यहां पर क्या है सर इन्फ्लुएंस ज्यादा है, लोकल जो सपोर्ट है उसका। तो हाईकोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है, हाईकोर्ट बोल सकता है कि सर ठीक है हम इस केस को किसी दूसरे जिले में शिफ्ट कर रहे हैं, या हाईकोर्ट बोल सकता है कि हम इस केस को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर रहे हैं। हाईकोर्ट क्या बोल सकता है इसको कि इस केस की सुनवाई हम खुद करेंगे। मान लीजिए इतना हाईफाई केस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया कि हाईकोर्ट अपने अंडर ले और खुद कार्य करे, या पार्टी ने 447 की एप्लीकेशन लगा दी है, तो हाईकोर्ट के पास कभी केस नहीं आते, याद रखना डायरेक्ट। लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ 457, इसका जो 4था पॉइंट है ना सर, वहां से लिखा होगा कि कोर्ट खुद के सामने भी क्या कर सकता है, मैटर को ट्रायल करने के लिए बुला सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन के पास 232 से पहुंच रहा है, इनके पास पहुंच रहा है 447 से। पहले जो प्रोविजन था ये था 407 सीआरपीसी में, लेकिन अभी प्रोविजन है बीएनएसएस का, बात समझ में आई। एक और प्रोविजन देखिए 400, एक और प्रोविजन देखिए 415, 415 देखिए, प्लीज 415 में आइए, आइए 415 में आइए।
एक शब्द दिया हुआ है 415 में, अंडरलाइन कीजिए एक शब्द, हाईकोर्ट इन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक डांडिक अधिकारिता लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक डांडिक अधिकारिता का प्रयोग किया गया। अब ये क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है समझिए सर। नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मैटर था सर, हायर की अगर आप देखो तो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, ये मेन हायर की है। आपने क्या किया सर, केस को सीधा खुद ही सुन लिया, आपने क्या किया सर, केस को सीधा खुद ही सुन लिया बाय द वर्च्यू ऑफ 447 4, खुद अपने पास केस को बुला लिया और आपने खुद सुन लिया। अब इसकी अपील जो होती है ना, सीधी कहां जाती है, इसको बोलते हैं कि हाईकोर्ट के पास में जो शक्तियां हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जब हाईकोर्ट एक्सरसाइज कर लेता है तो इसकी अपील हो जाती है। मतलब हाईकोर्ट भी क्या बन सकता है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बन सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुने उसके बाद फिर कोर्ट ऑफ सेशन सुने उसके बाद फिर हाईकोर्ट जाएगा, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में या फिर बीएनएसएस में वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि चीजों को और प्रोसीजर को फास्ट बनाया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक और प्रोविजन देखिए, और क्या सेक्शन लिखा है, 362, प्लीज 362 में आइए। में आइए, कम टू सेक्शन 362। अब 362 क्या बोलता है वो समझिए। 362 बोलता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि भैया मैं इतनी सजा नहीं दे पाऊंगा, बात समझ में आई? देखो सर, या तो 232 में भेज दिया केस को ऊपर, 232 में क्या कर दिया, केस को कमिट कर दिया। अगर उस टाइम नहीं किया तो फिर आप कहां जाओगे, 362 की लाइन पढ़िए, 362 में एक लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, मैं 362 को और डिटेल में डिस्कस करूंगा। इफ एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस और ए ट्रायल बिफोर अ मजिस्ट्रेट, इट अपीयर्स टू हिम दैट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग before signing the judgment that the case is one which ought to be tried by the court of session, which ought to be tried by the court of session, is ought to be tried by the court of session को अंडरलाइन कीजिए। मतलब यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्रवाई के किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा उसका क्या किया जाना चाहिए, विचारण किया जाना चाहिए। मतलब तो रूल्स इतने फ्लेक्सिबल है सर कि हम कहते हैं कि ट्राई करने की शक्ति इन कोर्ट्स को है, हाई कोर्ट को, कोर्ट ऑफ सेशन को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट को है। और हमने यही 3 कोर्ट मैंने आपको लिखे थे अभी कि हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की बात छोड़ दो, लेकिन यही तो 3 कोर्ट है जिनको क्या करने की शक्ति है, विचारण करने की शक्ति है। और यही लिख दिया हुआ है सेक्शन 21 बीएनएसएस के अंदर, या सेक्शन 26 सीआरपीसी के अंदर, यही ट्राई करने की शक्ति है। लेकिन आप क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में देखोगे तो वहां पर हाई कोर्ट को आप हटा देते हो, हाई कोर्ट को आप वहां से रिमूव कर देते हो। और प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या होती है, ये बात हम जब बात करेंगे बीएनएसएस में तो सर ऐसी बात है, जैसे मान लीजिए ट्रायल स्टार्ट हुआ, ठीक है ना सर, यहां से चार्ज फ्रेमिंग से, मैं अब एफआईआर नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना सर, क्या से स्टार्ट हुआ, चार्ज फ्रेमिंग से ट्रायल स्टार्ट हुआ। और जब चार्ज फ्रेमिंग किए गए तो उस टाइम पर एक आरोप ऐसा था जो शुरुआत में नहीं आया था। मान लीजिए आदमी को सर में चोट मारी थी और आदमी सीरियसली इंजर्ड था, ठीक है ना, मतलब उसको घोर उपति कारित हुई है, मतलब उसको क्या हुआ है, ग्रीवियस हर्ट कोज हुआ है, और वो मरनासन था लेकिन मरा नहीं था, समझ में आई बात, उसकी डेथ नहीं हुई थी, और कोई ऐसी इंजरी भी नहीं थी जिससे वो लगे, जिससे क्या लगे, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर वाली प्रोविजंस लगाए। भाई पुलिस वाला अटेम्प्ट टू मर्डर कब लगाएगा, जब सर में चोट लगी है, सिंपल मारा पीटी हुई थी और आदमी की कुछ इंटरनल चोट लगी थी जिसमें आदमी चल फिर रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या होता है सर, उस आदमी की डेथ हो जाती है। जैसे उसकी डेथ होती है, लाइबिलिटी बन गई सर। और मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, 6-6 महीने बाद भी आदमी की डेथ होती है। अब 6 महीने जो ट्रायल चला है वो किसमें चला है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। लेकिन जजमेंट को साइन करने से पूर्व, बिफोर साइनिंग द जजमेंट, उसको लगता है कि यार ये मामले का विचारण अब क्या हो गया, बाय द कोर्ट ऑफ सेशन हो गया है। तो या तो जब चार्जशीट फाइल हुई या ट्रायल शुरू नहीं हुआ उसके पहले अगर लगाएगा तो 232 लगाओ, जो पहले था 209। लेकिन अगर उस टाइम उसकी डेथ नहीं हुई और ट्रायल शुरू होने के बाद उसकी डेथ होती है और ऑफेंस बदल जाता है तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। आप या तो उस टाइम भेज दो, लेकिन उस टाइम नहीं भेज पाए तो आप अभी भेज दो, ये पावर होती है। कभी कभी ये भी पावर होती है कोर्ट की, ये भी समझना। जैसे मान लीजिए
आपने क्या किया सर, आपने यहां पर कमिट कर दिया केस को 232 में। आपने बोला कि मैटर बनता है कोर्ट ऑफ, मैटर बनता है कोर्ट ऑफ सेशन से, कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन का मामला है, आपने कोर्ट ऑफ सेशन को भेज दिया मामला। कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज फ्रेम करके भी आपको वापस भेज सकते। मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या किया, चार्ज फ्रेम किए, आरोपों को विरचित किया है, आरोपों को विरचित करके भी आपको वापस से केस भेज दिया जाएगा। सेक्शन देखिए इसका, ऐसा नहीं है। जो ट्रायल करता है वो करता है चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेमिंग वही करता है जो ट्रायल करता है। चार्ज फ्रेमिंग का काम नहीं है, देखिए, क्योंकि जब जब चार्ज फ्रेमिंग स्टार्ट होती है ना, तो यहां से फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। हम कहते हैं ना कि सर ट्रायल करने की शक्ति किसकी है, इस न्यायालय की शक्ति है, तो वही न्यायालय चार्ज फ्रेमिंग करेगा। बात समझ में आई? जो फर्स्ट इंस्टेंस वाला कोर्ट है वो, अब अगर फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट में अगर कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ है, अगर शेड्यूल में लिखा हुआ है कि ट्रायल ये कोर्ट करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन करेगा या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, तो फिर चार्ज फ्रेमिंग भी वही करेगा। ये बात समझिए। एक सवाल आया था अभी आरजेस में, आरजेस में क्या सवाल आया था समझिएगा, सिविल में सवाल आया था, अब तुमको बात बताता हूँ। उसमें ऐसा था कि हम किस चीज को मानते हैं कि ये फर्स्ट हियरिंग किसको समझते हैं हम लोग, प्रथम सुनवाई किसको माना गया है, प्रथम सुनवाई किसको माना गया है। तो वहां पर ऑप्शन था ऑर्डर 10 रूल 2। क्या था ऑप्शन? 90% बच्चे, 90% के 99% बच्चे ऑर्डर 10 रूल 2 पे टिक करके आए थे, क्योंकि क्लास में बताते भी वही है कि ऑर्डर 10 रूल 2 इज अ फर्स्ट हियरिंग, मतलब ये पहला स्टेज है जहां पर, जो कि सिविल केसेस में क्या होती है सर, प्रथम सुनवाई यहाँ पे होती है 10 रूल 2 में। लेकिन अब समझिए बात मेरी, जब क्रिमिनल केस में प्रथम सुनवाई क्या होती है, जब चार्ज फ्रेमिंग को माना गया। किसमें माना गया? क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में प्रथम सुनवाई कब मानते हैं? जब चार्ज फ्रेम हो रहे हैं। तो क्रिमिनल तो उस हिसाब से सिविल केस में कब होना चाहिए था? जब इशू फ्रेम हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने आंसर क्या माना? इशू फ्रेम हो रहे हैं। इतने ऑब्जेक्शन लगे, लोगों ने इतने बुक्स वगैरह दिए, लोगों ने इतने ऑब्जेक्शन लगाए कि इस आंसर को हटाना पड़ा हाईकोर्ट को अल्टीमेटली। लेकिन आंसर जो सही था वो 14 रूल 2 का था। और ये बात मेरे को, मैं कह रहा हूं कि यार ये हाईकोर्ट ने सही आंसर माना है, लेकिन बच्चों का इतना दबाव हो गया ना। अब देखिए बुक्स में लिखा हुआ है ये बात, तकवानी में लिखी हुई है बात कि फर्स्ट हियरिंग स्टेज हम इसको कह देते हैं। फिर हाईकोर्ट ने उसमें चेंज किया। लेकिन तो अगर तुम क्रिमिनल केसेस की बात करते हो तो फर्स्ट हियरिंग कौन सा है? जो फर्स्ट पहली सुनवाई जो हो रही है वो होती है जब चार्ज फ्रेमिंग होते हैं, और सिविल में होती है जब इशू फ्रेम होते हैं। ये तो ओरल आर्गुमेंट्स है। ये क्या है? ये तो मौखिक, मौखिक जो अभिवचनों का आदान प्रदान हो रहा है, या फिर मौखिक जो प्लीडिंग हो रही है, ओरल प्लीडिंग हो रही है, वो है। तो बात समझ में आई कि कहां मिस्टेक थी? लोगों को समझने हो तो फिर हाईकोर्ट बिल्कुल सही आंसर की निकाली थी हाईकोर्ट ने। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोगों ने ऑर्डर 10 रूल 2 को क्या पढ़ा है, दिस इज फर्स्ट हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग। तो इस चक्कर में 99% बच्चों का तो वही आंसर था। इस चक्कर में हाईकोर्ट दबा, झुका और उसने पीछे करे। तुम्हें भी बात याद रखना कि 3 स्टेजेस होती है, कब शुरू कब खत्म होती है, इसको याद रख लीजिए। सर एफआईआर फाइल हुई है, जब इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट फाइल हो गई है। कौन से में होती है सर? सेक्शन बताओ, चलो याद करने का था ना। 100, यहां तक इन्वेस्टिगेशन है, जहां तक ये रिपोर्ट फाइल हुई है। सॉरी, उस डायग्राम टेढ़ा बन गया, जहां तक, फिर से टेढ़ा बन गया। जहां तक इन्वेस्टिगेशन है ना सर, ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस का कौन सा है सर? कौन संज्ञान का कौन सा सेक्शन है? 213। 213 किसका है? कोर्ट नहीं लेता 213 में। अरे छोड़ो 213 को, 213 मत जाओ, ठीक है सर। जहां से कॉग्निजेंस लिया और जब तक 232 नहीं आ जाता, क्या नहीं आ जाता? कमिटल, सुपुर्द। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग इस एक्ट को समझ रहे हैं, समझ में आएगा तो ऐसे समझना है। प्रोसीजरल लॉ है ये इन्वेस्टिगेशन है। यहां तक क्या है? ये अन्वेषण। जब तक सर कमिट नहीं होगा तब तक क्या है सर? ये जांच। और जैसे ही चार्ज फ्रेमिंग होंगे, क्या होगी सर? आरोपों को विरचित किया जाएगा। तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा
ये बिल्कुल फंडामेंटल बात समझ लीजिए। ठीक है ना सर, बिल्कुल फंडामेंटली इस बात को समझ लीजिए। डन। तो तुमको कोई पूछे कि ट्रायल की स्टेज कब से स्टार्ट हो रही है और सिविल में कब से होती है? इश्यू फ्रेमिंग से। यस, जब फ्रेमिंग इश्यूज को फ्रेम किया जाता है। कमिटल हो गया सर, कमिटल के साथ में एक और जो प्रोविजन है वो है अपना, कौन सा सर, कौन सा प्रोविजन है सर? 362। अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब यहाँ नहीं करते तो फिर कहाँ करेंगे? 362 में करेंगे। ये बिल्कुल इजी इजी प्रोविजन है सर, इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है ना सर। एक प्रोविजन और देखिए, मैं आपको कुछ कुछ प्रावधान दिखा रहा हूँ। हम लोग एंटर करेंगे चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 मतलब चैप्टर 13। अब तो यार पुराने प्रोविजंस जो है ना वो मेरे मुंह से जा नहीं रहे हैं, लेकिन चले जाएंगे कुछ टाइम में। एक सेक्शन निकालिए 247, सेक्शन निकालिए 247 निकालिए जल्दी से। सर आप सेक्शन पे आइए 251 पे। किस पे आइए प्लीज? 251 पे आइए। बहुत स्पेशल सेक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेमिंग ऑफ। हम बात करते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की। 251 में आइए। सर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया है, कमिट कर दिया केस को 232 में। क्या कर दिया सर? केस को कमिट कर दिया। और कमिटल के बाद में जब यहाँ पे चार्ज फ्रेम हो रहे हैं, मतलब मामला जो था सर वो किसके द्वारा ट्रायबल था? कोर्ट ऑफ सेशन, तभी तो कमिट किया है मामले को। कभी कभी क्या होता है सर, कोर्ट ऑफ सेशन बोलता है कि मैं तेरे लिए चार्ज फ्रेम कर देता हूं, मैं आपके लिए क्या करता हूं, मैं आपके लिए चार्ज को फ्रेम कर देता हूं, और वापस से मैटर को कहां भेज देते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं कि आप ही ट्रायल करो उस मैटर का। विचारण कौन करो? आप ही करो, मैं आपके लिए चार्ज फ्रेम कर देता हूं। ये भी होता है। एक बार 200 देखिए, 251 में देखिए, मैं आपको 251 में दिखा देता हूँ। ये केसेस भी होते हैं। मतलब ये नहीं कि तुमने अगर कोर्ट ऑफ सेशन को भेजा है तो जरूरी नहीं कि कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्रायल करेगा। कोर्ट ऑफ सेशन को ठीक लगेगा कि यार ये तो मैटर जो है गलती से शायद भेज दिया। अरे आप नए नए जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने हो, आपने कोई चार्ज गलत लगा दिया या फिर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई, आपने कोर्ट ऑफ सेशन को केस भेज दिया 232 के अंदर। कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि यार ये कुछ गलती से इन्होंने मेरे पास भेज दिया है, ये तो उन्हीं को करना चाहिए था, तो चार्ज फ्रेमिंग करके क्या करेंगे? आप ही की कोर्ट में वापस से मैटर को रिवर्ट कर देंगे कि आप ही करोगे इसका ट्रायल। पढ़ लीजिए 225 में, पढ़िए। देखिए, इफ आफ्टर कंसिडरेशन में 251 से दोबारा पढ़ रहा हूं, इफ आफ्टर कंसिडरेशन and hearing the aforesaid, the judge is opinion that there is a ground for presuming that the accused has committed an offense which is not exclusively triable by court of session। यदि पूर्वोक्त से विचार और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने के आधार पर अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ही मे फ्रेम ए चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज बाय ऑर्डर ट्रांसफर द केस टू द सीजेएम और एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, direct the accused to appear before the CJM or the judicial magistrate of the first class on the date on the fixed by the court of session। मतलब अंडरलाइन सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है, और जैसे चार्ज फ्रेम करके क्या कर देगा सर? नीचे भेज देगा कि तुम ही ट्राई करो। उसको लगता है कि ये कोर्ट ऑफ सेशन का मामला नहीं है, तो उन मैटर्स को क्या भेज देंगे? वापस से आपके पास में रिवर्ट कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आई सर? बिल्कुल फंडामेंटल है, ये चीज समझ में आई। जरूरी नहीं है, तीन चीजें होती है सर। सवाल आज अभी वापस सवाल वही है कि सर प्रथम बार के दांडिक न्यायालय बनते कैसे हैं, या प्रथम दृष्टया दांडिक न्यायालय बनते कैसे हैं, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से बनते कैसे हैं? कौन? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। जितने भी प्रोविजन थे हाई कोर्ट के और कोर्ट ऑफ सेशन के मैंने आपको डिस्कस किए, चाहे वो 232 हो, चाहे वो 362 हो, चाहे वो 447 हो, चाहे वो 415 हो। 415 में भी उसको जिक्र मिलता है कि मतलब हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है सर, खुद के पास सीधा केस मंगवा सकता है।
वो यूज करेगा 447 की शक्तियां। और अगर सीधा हाई कोर्ट ने सुना है तो उसकी अपील कहां जाएगी? सीधी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 415 में ये बात दी हुई है। अभी प्रोविजंस को समझ में आया हो तो थोड़ा सा लिख लें बस। वेरी गुड, थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखवाने का काम बहुत सारा है। घर जाके देखना रे क्या है ये देखने का इसमें, तो दिखाने के लिए थोड़ी ना तुम लोग क्या करते हो यार। आपको देखो कोई भी चीज अगर छूट जाती ना लिखते लिखते, या कोई चीज लगता है कि बोर्ड पे रह गया, तो घर जाओ, घर जाके क्लास वापस रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है तुम लोगों के लिए। हम लोग की सारी फैसिलिटी है, बस पढ़ने वाले की कमी है। किसकी कमी है? पढ़ने वाले की। पढ़ाने वाली की कमी नहीं है। तुम बस हेडिंग डाली 447। हाँ हाँ उसमें लिखा रहा हूँ भाई, उसमें लिखा रहा हूँ। सवाल कहीं आएगा नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं, तो तुम्हें समझाने के लिए लिखवा है। 447 लिखते चलिए इसमें। पावर ऑफ हाई कोर्ट लिखिए। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केस इन अपील। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केस इन अपील। मामलों और अपील को अंतरित करने की, मामलों और अपील को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। मामलों और अपील को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय की शक्ति। हेडिंग लिखिए वैन। कब किया जा सकता है? हेडिंग लिखिए वैन। कब किया जा सकता है? वैन इट कैन बी डन। वैन इट कैन बी डन। वैन इट कैन बी डन, ये हेडिंग होगी, ठीक है ना। कब किया जा सकता है भाई, कब कब न्यायालय करेगा? इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए। डेट ए फेयर एंड impartial inquiry, that a fair and impartial inquiry or trial, that a fair and impartial inquiry or trial cannot be cannot be cannot be cannot be held in any subordinate court, cannot be held in any subordinate court। देखिए, यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में रिजू और पक्षपात रहित रिजू और पक्षपात रहित रिजू और पक्षपात रहित रिजू और पक्षपात रहित जांच या विचारण नहीं हो सकेगा। जांच या विचारण नहीं हो सकेगा। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। देर इज ए देर इज ए देर इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ देर इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी। देर इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी। जहां कहीं भी जहां कहीं भी असाधारण जहां कहीं भी असाधारण असाधारण कठिन विधि प्रश्न है। असाधारण कठिन विधि प्रश्न है। असाधारण कठिन विधि प्रश्न है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। for the general convenience for the general convenience for the general convenience of the parties and witnesses for the general convenience of the parties and witnesses पक्षकारों या साक्ष्यों के लिए साधारणतः सुविधाप्रद। पक्षकारों या साक्ष्यों के लिए साधारणतः सुविधाप्रद सुविधाप्रद या उसमें लिख रहे हैं या और और or it is expedient for the ends of justice। it is expedient for the ends of justice expedient for the ends of justice या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है। या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है। या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है। समीचीन है। expedient for the ends of justice। ठीक है सर। क्वेश्चन लिखिए। वोट में ऑर्डर क्या आदेश दिए जा सकते हैं? क्या आदेश दिए जा सकते हैं? वोट में ऑर्डर क्या आदेश दिए जा सकते हैं? वोट में ऑर्डर हेडिंग डालिए। वोट में ऑर्डर या क्या आदेश दिए जा सकते हैं उसमें लिखिए। हाँ उसमें 447 में लिख रहे हैं सब कुछ, ठीक है ना। 447 बहुत बड़ा है। उसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। कैन ट्राई और इंक्वायर any matter which fall under
सेक्शन 197 202 सेक्शन 197 टू सेक्शन 205 देखिए धारा 197 से 205 तक के धारा 197 से 205 तक के धारा 197 से 205 तक के किसी भी अपराध की जांच या विचारण किसी भी अपराध की जांच या विचारण करने के लिए सशक्त है ठीक है सर। मतलब सेक्शन 197 से लेकर 205 तक के जितने भी कोर्ट्स है ना, अलग अलग कोर्ट्स है उसके अंदर क्या है सर, न्यायालय दिए हुए हैं कि ये कोर्ट ये ट्राई करेगा, ये कोर्ट ये ट्राई करेगा, सब कुछ हाई कोर्ट भी कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, और क्या आदेश दे सकता है? any particular case or appeal can be transferred to one criminal court to the another criminal court. Any criminal case or appeal transferred to one criminal court to any other criminal court. देखिए कोई विशिष्ट मामला या अपील एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए उसमें that any case be committed to the court of session, किसी भी मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए any particular case or appeal be transferred to and tried before himself किसी विशेष मामले या अपील को स्वयं को अंतरित किया जा सकता है। ठीक है, लिखिए प्लीज, इसमें लिखिए who can apply, who can file तो सर तेज लिखना। किसके द्वारा आवेदन किया जाएगा? इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1 on the report of subordinate court निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर पॉइंट नंबर 2 लिखिए on the application of पॉइंट नंबर 2 लिखिए on the application of किसी ऐसे आवेदन पर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ किसी ऐसे आवेदन पर, दिस इज द पॉइंट नंबर 2 ना सर, किसी ऐसे आवेदन पर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट नंबर ए द applicant along with the application which consists of oath and affirmation किसी आवेदक पे
किसी आवेदक के साथ, किसी आवेदक के साथ, किसी आवेदक के साथ, किसी आवेदक के साथ जिसमें शपथ पत्र या प्रतिज्ञात होगा, जिसमें शपथ पत्र या प्रतिज्ञात, जिसमें शपथ पत्र या प्रतिज्ञान हो, जिसमें शपथ पत्र या प्रतिज्ञान हो, शपथ पत्र या प्रतिज्ञान हो, उसमें लिखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एक्सेप्ट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एक्सेप्ट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, सिवाय सिवाय राज्य के महाधिवक्ता के, सिवाय राज्य के महाधिवक्ता के, सिवाय राज्य के महाधिवक्ता के। देखिए जो राज्य का महाधिवक्ता है, जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं ना सर, इन लोगों को ये ओथ वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। इनको सर ये होता है ना कि हम जैसे लेते हैं ओथ एंड अफर्मेशन होता है कि पार्टी ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जो एडवोकेट जनरल है सर, उसको सबकी जरूरत नहीं होती है। एडवोकेट जनरल खुद में अथॉरिटी है सर, उसको उन सबको ये सब नहीं चाहिए होता है। पार्टी जो है, मान लीजिए नॉर्मल कोई पार्टी कर रही है तो वो शपथ पत्र भी लगाएगी, वो एक प्रतिज्ञान भी लगाएगी कि हाँ सर हम लोग आवेदन कर रहे हैं। लेकिन एडवोकेट जनरल को ये सब नहीं चाहिए होता। एडवोकेट जनरल किसी भी कोर्ट में जाके अपेयर हो सकते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल है ना, भारत के मुख्य न्यायवादी, किसी भी कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे ना। उनको तो राइट भी होता है कि वो चाहे तो विधानसभा में बैठ सकते हैं या किसी सत्र में भी जा सकते हैं, लोकसभा में जा सकते हैं। वोटिंग का राइट नहीं होता इनको कौन सा राइट नहीं होता? इनको वोटिंग का राइट नहीं होता सर, बाकी राइट सारा होता है। हाँ, आर्टिकल 165, वेरी गुड टीचर, आर्टिकल 165 इज देयर, ठीक है ना। और जो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन में से पढ़ चुके हैं तो प्लीज याद करके सुनाया करो और लिखा करो। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, उनको एडवोकेट जनरल आते याद आना चाहिए कि सर ये आर्टिकल है, सर ये आर्टिकल है इसका, सर केक का 148 151 है। जब टिप्स पे चीजें आएंगी ना तब सिलेक्शन होते हैं। कितना टाइम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज किए? आप उस वाले पार्ट पे आ गए थे, लेकिन पीछे वाले पार्ट पे आ गए थे। फंडामेंटल राइट्स आपका नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ये खत्म होगा बीएनएस बीएनएसएस, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ही आएगा वापस, क्योंकि बेस तो खत्म हो ही जाएगा। जो नए सब्जेक्ट हैं छोटे छोटे, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कोई ऐसे कोई बहुत तनाव वाले सब्जेक्ट नहीं है, जैसे लोड हो रहा हो बहुत ज्यादा, सर दर्द हो गया, ऐसे सब्जेक्ट नहीं है वो। अरे इजी सब्जेक्ट्स टू डू, बट द थिंग इज अब उससे याद करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना सर। थर्ड लिखिए, इसमें बी पॉइंट लिखिए, ऑन सुओमोटो, ऑन सुओमोटो, ऑन सुओमोटो, ऑन सुओमोटो ऑल्सो, ऑन सुओमोटो ऑल्सो, स्वप्रेरणा से भी, स्वप्रेरणा से भी, स्वप्रेरणा से भी। चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। If transfer in the same session division, if transfer in the same session division, then apply to the court of session first, then apply to the court of session first, then apply to the court of session first। यदि यदि एक ही सेशन खंड के, यदि एक ही सेशन खंड के दूसरे दंड न्यायालय में, यदि एक ही सेशन खंड के दूसरे दंड न्यायालय में, दूसरे दंड न्यायालय में, दूसरे दंड न्यायालय में, यदि एक ही सेशन खंड के दूसरे दंड न्यायालय में मामले को अंतरित करना हो, मामले को अंतरित करना हो, मामले को अंतरित करना हो, तो प्रथमतः उसी सेशन न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। तो प्रथमतः उसी सेशन न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। तो प्रथमतः उसी सेशन न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। ठीक है सर, इतना ही स्पेस होती है और इतनी ही चीजें लिखिए बस, ठीक है सर, इतना ही लिखिए। अब जो पीछे जो पूरे बहुत सारे प्रोसेस दिए हुए हैं इसमें एक बार डायरेक्ट उठाइए, समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। सर देखो सर क्या लिखा हुआ है, जहां पर बात की जा रही है कि इसकी चौथा पॉइंट देखिए, जहां तक बात की जा रही है सर कि कोई भी अगर अक्यूज पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई है, सर अगर कोई अपराधी है, उस अपराधी ने क्या किया है, उस अपराधी बोल रहा है कि सर मैं आवेदन किसने किया है, सर किसी अभियुक्त व्यक्ति ने किया है, अपराधी ने किया है। तो कोर्ट उसको क्या बोल सकता है कि सर आप बंद पत्र दो और जमानत पत्र दो अपना, ठीक है ना सर, और कोई पेमेंट ऑफ मनी है तो वो दो, तब जाके आपका केस क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर करेंगे। पांचवा पॉइंट देखिए, एवरी अक्यूज मेकिंग पर्सन एप्लीकेशन इन द सेल गिव ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर नोटिस इन राइटिंग। अगर कोई भी अक्यूज लगाता है हाई कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा रहा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताए, लो कभी हो जाएगा उसको बता के जाए कि भाई मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ और मैं ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगा रहा हूँ।
एक बार पीपी साहब को इन्फॉर्म कर दे ताकि पीपी साहब खोटी मेहनत क्यों करें, ठीक है ना सर। और 24 घंटे पहले देनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। आगे देखिए छठे पॉइंट में 6 पॉइंट देखिए, when an application is for the transfer of the case or appeal from any subordinate to the high court if it is satisfied and necessary for the due interest of justice disposal of application। अगर सर आपने मान लीजिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है, आपने क्या लगाई है एप्लीकेशन हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट चाहे तो स्टे भी लगा सकता है नीचे की ट्रायल पे, क्या लगा सकता है स्टे। भाई तुम गए हाई कोर्ट में, आप 447 में क्या जाते हो, हाई कोर्ट जाते हो एप्लीकेशन लगाने, 448 में क्या जाओगे, कोर्ट ऑफ सेशन जाओगे, 448 में कहा जाएंगे आप लोग, इसके बाद वाले सेक्शन में कोर्ट ऑफ सेशन में। सेम सारे सेक्शंस रिपीट ही किए हुए हैं सर, एक दो चीजें ऊपर नीचे है बस। तो सर चाहे हाई कोर्ट तो स्टे भी कर सकता है नीचे की प्रोसीडिंग्स को, बात समझ में आई। और एक और इसका प्रोविजन देखिए, डेट सच स्टे शैल नॉट अफेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पावर ऑफ रिमांड अंडर सेक्शन 346। रिमांड करने की जो शक्ति ना सर, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। 346 मैंने आपको बताया नहीं बताया, 346 बताया नहीं बताया, 346 आप बताइए, मैंने आपको 346 बताया नहीं बताया। ये 40 बताया नहीं बताया मैंने आपको, कल वाली क्लास में बताया था नहीं बताया था कि रिमांड करने की पावर होती है। अरे बताया था ना सर, सबसे पहले 24 घंटे रखेंगे इस सेक्शन से, फिर 60-90 दिन रखेंगे इस सेक्शन से, फिर उसके बाद जो रखना होता है वो किससे रखेंगे। तो ये अपवाद में बोल रहा है, ये अपवाद में क्या कह रहा है, ये एक्सेप्शन में बोल रहा है कि सर आप अगर रखना चाहो रखो। क्या बोल रहा है सर अपवाद में, ये एक्सेप्शन में क्या बता रहे हैं, ये कह रहा है सर कि देखो ऐसी बात है कि आप स्टे लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिमांड देने की शक्ति ना, हर 15-15 दिन का रिमांड देते हैं। 309 पहले क्या था प्रोविजन, पहले था 309, लेकिन अब क्या बन गया है 346। और हमने 346 में मैंने आपको कल बताया था, अरे सर कल का डायग्राम याद करो ना यार, इनिशियली जो 24 घंटे होते हैं ये सेक्शन जाते हैं, फिर 60 और 90 दिन जो होते हैं ये सेक्शन जाते हैं, उसके बाद जो जाते हैं वो जाते हैं 346 से। याद आ रहा है कुछ, आर यू गेटिंग समथिंग। तो कहने जा रहा है सर तुम स्टे भी कर, अगर कोर्ट स्टे कर देगा तो भी रिमांड की पावर स्टे नहीं होगी, रिमांड तो कंटिन्यू रहेगी, ट्रायल रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा, विचारण को रोक सकता है, विचारण अगर रोकना हो ना तो भी कोर्ट कर सकता है, मतलब इंटरिम ऑर्डर में आप विचारण रोक सकते हो। बात समझ में आई। आगे देखिए, मैं लिखवाना इसलिए चाहता क्योंकि सर ये पॉइंट्स नहीं आते। सेक्शन 58 187 वेरी गुड, देख बताओ ना सेक्शन 58 187 नहीं बताया था मैंने आपको कि सर 58 में 24 घंटे तक की रोकने की पावर है, फिर इसमें इतनी पावर होती है, यहाँ से मिलता है। उसके बाद अगर आपको रोकना है तो फिर आप उस वाले सेक्शन में जाओ, 46 में जाओ, फिर चार्जशीट से फाइल हो जाएगी। चार्जशीट फाइल होते हैं, मैंने भी बताया था कि सर अगर चार्जशीट से फाइल हो गई तो इसकी शक्ति मिल जाती है। मैंने आपको बताया दिया पढ़ के, वंस द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड तो उसके प्रोवाइजो में दिया हुआ है कि रिमांड फिर मिलती रहेगी उससे। याद, कुछ याद आ रहा है, घर जाके पढ़ोगे तो याद आएगा ना, नहीं पढ़ोगे तो क्या याद आएगा, फिर तो मैं आज पढ़ाऊंगा वही तुम आधे घंटे में भूल जाओगे। ठीक है सर। कुछ कुछ बच्चे हैं इस क्लास में जो बहुत जवाब देते हैं फ्रीक्वेंट, और जवाब इसलिए देते हैं क्योंकि लोग पढ़ते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। इस जो प्रोविजन होता है ना सर, और देखिए अगर कोर्ट को लगता है कि किसी आदमी ने क्या किया है, फ्रीलेस और वेक्सिशियस एप्लीकेशन लगा दी है, मतलब आवेदन क्या किया है, क्या तुच्छ या तंग करने वाला है, तो सर कोर्ट क्या करेगा सर, पेनल्टी भी लगा देगा। मतलब यही बात, कोर्ट कॉम्पनसेशन देने के लिए बोल सकता है। कोई अगर सामने वाली पार्टी को सिर्फ परेशान करने के लिए आपने एप्लीकेशन लगा दी है कि ट्रांसफर करो, तो ऐसा हो सकता है। High Court subsection 1 that a case be transferred from one criminal court with observes a trial or procedure observed in the case has not been transferred। So कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकता है, देखो सर जब तक मामले के जब तक उसको ट्रांसफर ना किया जाए, कोर्ट ये भी आपको आदेश दे सकता है कि जो भी समक्ष न्यायालय है वो अधीन ये आदेश दे देगा कि वो उसी प्रक्रिया का अनुपालन करे। मतलब जो प्रोसीजर जो ऑप्ट करना है ना कोर्ट को, वो सेम प्रोसीजर आप भी ऑप्ट करो। कोर्ट को अलग अलग आदेश दे सकते हैं। 408 की जो पावर है जिसको हम लोग कहते हैं, यूजुअली हम जो बोल रहे हैं इसको 447, इसकी जो शक्ति है ये बहुत ही वाइड है और बहुत ही विशाल है अपने आप में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखो सर जैसे मान लीजिए वाइफ ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, वाइफ ने कौन सा केस फाइल किया है,
मेंटेनेंस का बीएनएसएस के अंदर, जो पहले 125 था, अब जो भी सेक्शन उसका होगा। अब उसने जो केस फाइल किया ना सर मेंटेनेंस का, समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज उसने केस फाइल किया है और केस फाइल किया है उसके होम टाउन में, अब आपको से पड़ता है 400-500 किलोमीटर आना जाना या 300 किलोमीटर पड़ता है जाना, तो आप क्या करोगे, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाओगे और ट्रांसफर करा लोगे। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने, जैसे मान लीजिए लड़की रह रही है सर कहाँ पर, चोमू में रह रही है या फिर चाकसू में रह रही है या फिर आसपास कोई छोटा मोटा जयपुर के आसपास छोटी छोटी मोटी जगह वहां रहती है, लेकिन एप्लीकेशन जब उसको फाइल करनी है किस चीज की, जब उसको मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करनी है तो वो कहाँ आती है, जयपुर में फाइल करती है। क्यों सर जयपुर में क्यों आना है, सर जयपुर में मेंटेनेंस है ज्यादा, जयपुर में क्या मिलता है, राजधानी में सर ज्यादा मेंटेनेंस है, तो वो एक छोटे गाँव कस्बे में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाओ। बात समझ में आती है। तो सामने वाली पार्टी क्या कर देती है, फिर ट्रांसफर की एप्लीकेशन डालती है, किसमें डालती है, अगर सेम सेशन डिवीजन है, क्या है सर, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि एक एप्लीकेशन लगी है निवाई में, कहाँ लगी है, निवाई में, निवाई जो है वो आता है किसमें, टोंक डिस्ट्रिक्ट में आता है, किसमें आता है, टोंक में आता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ बहरोड में एप्लीकेशन लगाई है, बहरोड किसमें आता है, अलवर में आता है, ठीक है ना सर, ये आसपास की जगह ही है जो मैं नाम ले रहा हूँ। लेकिन एक पार्टी वहां रहती है बहरोड में, लगानी थी बहरोड में, लगाई है जयपुर में, तो आप कहां जाओगे फिर, आप जाएंगे हाई कोर्ट, क्योंकि अलग अलग है ना सर कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन अगर एक ही कोर्ट ऑफ सेशन है, जैसे चाकसू, चाकसू भी जयपुर में आता है, जयपुर भी जयपुर में आता है, अब चाकसू की जगह एप्लीकेशन लगाइए कहां पर, जयपुर में लगाइए, तो फिर आप कहां जाओगे, कोर्ट ऑफ सेशन जाओगे। अगर मान लीजिए दोनों कोर्ट एक ही सबॉर्डिनेट है, मतलब एक ही कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे दोनों न्यायालय आते हैं, तो फिर एप्लीकेशन कहां लगेगी। लेकिन अगर एक कोर्ट ऑफ सेशन दूसरा है और एक कोर्ट ऑफ सेशन दूसरा है, मतलब ये अलग जिला है वो अलग जिला है, तो एप्लीकेशन कहां लगेगी, हाईकोर्ट लगेगी। टेक्निकली भी बात समझिए, जो इन प्रोविजंस होते हैं हम क्यों इनको समझ रहे हैं, कि सर विचारण करने की शक्ति को बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, और हाईकोर्ट के पास भी शक्ति है, प्लस सत्र न्यायालय के पास भी ये शक्ति है। तो सत्र न्यायालय और हाईकोर्ट इस तरह से बनते हैं। तुम देखना हाईकोर्ट का केस सबसे यूनिक है, क्योंकि देखिए आप अनुसूची पढ़ोगे तो वहां पर लिखा भी हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन सीधा ट्राई करेगा, ट्रायल कौन करेगा, जैसे मर्डर वाले केसेस हो गए, रेप वाले केसेस हो गए, जो ग्रीवियस ऑफेंसेस हैं, जो जघन्य अपराध है, उनकी कौन करेगा सर, कोर्ट ऑफ सेशन करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन हाईकोर्ट को तो कोई पावर दे नहीं रखी, फिर भी हाईकोर्ट कर लेता है 447 की वजह से, और इसी को बोला गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिडिक्शन, इसी को बोला गया है दांडिक मामलों में अनन्य अधिकारिता। बात समझ में आई सर, चलिए इतना समझिए। अब इतना समझ में आया, बस इतना ही बहुत है इसके लिए। आइए अब लिखिए आप लोग, अब लिखिए 362 लिखिए। उसमें से हेडिंग डालिएगा, 362 में हेडिंग डालिए, ग्राउंड्स फॉर कमिटल अंडर, ग्राउंड्स फॉर कमिटल अंडर सेक्शन 362, ग्राउंड्स फॉर कमिटल अंडर सेक्शन 362। धारा 362 में, धारा 362 में सुपुर्द करने के लिए, धारा 362 में सुपुर्द करने के लिए, सुपुर्द करने के लिए आधार, धारा 362 में सुपुर्द करने के लिए आधार। वापस मैं अनाउंस करता हूँ इस वाले बैच में दोबारा। देखिए अभी क्रेश कोर्स की जो क्लासेस हो रही है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया है मैंने, इसलिए पोस्टपोन किया है सर क्योंकि एग्जाम 2 महीने 3 महीने 4 महीने कोई भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली छुट्टियां, 15 तारीख के पहले कोई डिसीजन आ जाता है तो तुम्हारी एग्जाम जुलाई तक हो जाएगी, और 15 तारीख के पहले कोई डिसीजन नहीं आया तो फिर सितंबर अक्टूबर जाएगी तुम्हारी एग्जाम। ये बात समझ में आई, क्योंकि अभी अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो 45 दिन आपको हाईकोर्ट फिर भी देगा, हाईकोर्ट विल गिव यू 45 डेज। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला है और कल ही हाईकोर्ट ने निकाल दिया, हाईकोर्ट भी 5 दिन लेके और फिर 45 दिन देगा, मतलब एटलीस्ट जिस दिन जजमेंट आएगा हमारे पास कितने दिन होंगे, 50 दिन तो मिनिमम होंगे। अगर आप 50 दिन आज से कैलकुलेट करोगे तो 50 दिन बनता है जून, जून का लास्ट वीक, अगर आज जजमेंट आता है तो। और 15 दिन अगर जजमेंट नहीं आया तो समझ लेना एग्जाम गई सितंबर अक्टूबर। बच्चों में डाउट है, हम तो हर वीकेंड पे टेस्ट करा देंगे, हम तो हर क्लासेस को करवा दूंगा मैं तो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो जोश कब तक रहेगा। ये भाई मैं भी जानता हूँ लोगों के फील्ड में 2 महीने 3 महीने 5 महीने आप खिंच की तैयारी कर सकते हो, लेकिन वही तैयारी मैं आपको बोलूँ साल भर लगे रहो, 15 20 घंटे यूपीएससी दे रहोगे और नहीं हो पाता किसी बच्चे से इतना।
इसलिए थोड़ा सा उसको होल्ड किया है कुछ दिन से क्लास, इसीलिए मैं ले नहीं रहा जान करके, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार क्या करूँ मैं, आप बताइए मैं अभी क्या करूँ। मैं क्लासेस ले लूंगा, फिर जो बच्चा मेरे पास आता है, यार देखो संस्था चलाने के लिए तुम्हारा फाउंडेशन ही एक बेच नहीं है मेरे पास, एक एपीओ भी है, टेस्ट सीरीज भी हम लोग निकालते हैं, क्रेश कोर्स का बेच भी हम लोग देते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम की डेट आई है आज के 4-5 महीने बाद, फिर उस टाइम बच्चा जब आता है तो बोलता है सर क्रेश कोर्स की क्लासेस, मैंने बोला क्रेश कोर्स की क्लासेस तो हो गई, वो तो ऑल रिकॉर्डेड पड़ी है। तो बच्चा कहता है सर रिकॉर्डेड है वो तो, या इतनी क्लासेस में लू कैसे। तो हमारे साथ बहुत दिक्कत है यार। अभी मैं क्लासेस, चलो टेस्ट तो फिर भी चलो बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है कि सर टेस्ट पेपर बना हुआ है, टेस्ट तो फिर भी उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा टेस्ट कैसे लूँ मैं पार्टनरशिप का, सोगा का, जब पढ़ाऊंगा नहीं तब तक, घास थोड़ी काटनी है। ये बात समझिए आप। वैसे दिक्कत क्या है कि एग्जाम कब होगी मैं नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि 3-4 स्टेट्स की जुडिशरी इंपैक्ट हो गई है। छत्तीसगढ़, हिमाचल का प्री हो चुका था, मेंस उनका अटक गया है, गुजरात, राजस्थान, ये 4 स्टेट और एक त्रिपुरा जुडिशरी भी है। तो ये 4-5 स्टेट की जुडिशरीज डायरेक्टली इंपैक्ट हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्लियर भी कर दे, क्योंकि इसकी हियरिंग हो चुकी है, जजमेंट नहीं आया है अभी तक, तो वो आना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या है सारे कंफ्यूजन में, वो डाउट में है। अभी ज्यादा इसकी आवाज इसलिए नहीं उठ रही क्योंकि सारे बच्चे अभी एपीओ मेंस में लगे हुए हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है, और ये इस बात को समझिए आप लोग भी, इसकी ग्रेविटी को समझिए कि मेरे लिए पढ़ाना दिक्कत नहीं है, मैं 5-5, 6-6 घंटे भी एक्स्ट्रा क्लास लेके खींच दूंगा सिलेबस, वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें एक लक्ष्य तो दिखाई देना चाहिए। और जब तक लक्ष्य नहीं दिख रहा, फाउंडेशन करो, नेक्स्ट लेक्चर फाउंडेशन के लगा दूंगा शाम को, ठीक है ना सर। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लास में मेहनत नहीं रुकेगी, दिक्कत ही होती है। आप बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे क्या किया जाए, कैसे मैनेज करें। मैं अब प्री की टेस्ट सीरीज लूँ, लेकिन प्री की टेस्ट सीरीज में बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ज़्यादातर बच्चे जो कॉलेज में। अब प्री की टेस्ट सीरीज को मैं चलाऊंगा तो फिर बच्चा टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि उसको टेस्ट देने का मजा भी तब आता है जब उसको पढ़ा हुआ हो। ये तो बिना पढ़े टेस्ट देने में उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे भी कोई मजा नहीं है। ये थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया स्टे लगाए, अगर आपको पता हो तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना महीना ऊपर ही निकल चुका है, क्योंकि 17 तारीख की हियरिंग थी लास्ट मंथ की, किसी को पता है तो, फिर 21 से 24 तारीख की हियरिंग, क्या बोलूं मैं सब में, तो स्टे लगता जा रहा है, क्योंकि रुकना पड़ जाएगा। क्योंकि रुकेंगे इसलिए क्योंकि सर मैं आपसे ये बोलूं कि आप लगो, मेहनत करो, पढ़ते रहो, लेकिन कब तक। 50 दिन तुम लग के पढ़ सकते हो प्री के लिए, 60 दिन पढ़ सकते हो, इसलिए पर फाउंडेशन में फोकस करो ना। जितनी जल्दी यहाँ खत्म होंगे उतनी जल्दी तुम्हें याद होगी, डिटेल में हम चीजें हम जाएंगे, ठीक है सर। फाउंडेशन को भी पकड़ो, उस चीज को हम लोग अभी थोड़ा सा होल्ड करेंगे, क्योंकि एग्जाम मैं तो हर सैटरडे को भी पेपर करा रहा हूँ। आप देख लीजिए 1.5-2 महीने से हम लोग हर सैटरडे के दिन एग्जाम हो रहा है हमारा, हर शनिवार को पेपर है अपने, हर शनिवार को, मैंने एक भी शनिवार स्किप नहीं किया, और एक शनिवार, हर शनिवार को 2-2 सब्जेक्ट के पेपर ले रहे हैं, उसमें भी हम 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि 50 सवाल बना दिए और ऐसे ही रफली पेपर काट दिए। एक वो भारतीय साक्ष्य देने में एविडेंस का पेपर, उसमें 50 सवाल बनाए थे, तो वापस से मैंने 110 से 100 सवाल फिर से बनाए। तो मतलब हम लोगों का उसमें वो रिलेक्टेंसी नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं जबरदस्ती पुश क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी एनर्जी बच के रहे, तो तुम रेगुलर अपने 7-8-9 घंटे पढ़िए, क्लासेस को जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, और जब उसकी चीज आएगी तो उस टाइम फिर 12-13-14 घंटे खींचना, लेकिन अभी एनर्जी बचाइए अपनी, अपनी एनर्जी को कहाँ लगाइए, फाउंडेशन में लगाइए। जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उनको थोरोली करो और बेरेट पे कमांड करो। जो सब्जेक्ट आपके खत्म हो गए, बेरेट उठाइए और बेरेट पे कमांड कीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे देखिए, खुद अपने निबंध तैयार कीजिए, उन चीजों में अपनी शक्ति लगाओ, क्योंकि आने वाले अगर 15 दिन में जजमेंट नहीं आता ना सुप्रीम कोर्ट का, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, अगर 15 दिन में जजमेंट नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का, तो आप समझ लेना कि आपकी एग्जाम चली गई है सितंबर अक्टूबर के पार, क्योंकि इधर छुट्टियां बहुत होती है। हाईकोर्ट में तो 1 जून से छुट्टी है, हाईकोर्ट में कब से छुट्टी है, 1 जून से, लेकिन इधर लंबी छुट्टी पड़ती है गर्मियों की, इधर सर्दियों की छुट्टियां भी लंबी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट है ये। तो थोड़ा सा वो देखिए आप उस चीज को, जजमेंट आता है 15-20 दिन में ठीक है, नहीं तो फिर आप समझ लीजिएगा कि
लंबे गए तुम लोग। अरे हुआ इससे ये क्या है ना कि कंपटीशन अब, क्योंकि 1 साल का बैच और आ जाएगा तो कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। ये थोड़ी ना आज जरूरी है तो जो बच्चा लास्ट ईयर इंटरव्यू देके आया है और जो वेटिंग पे है, 10 की वेटिंग पे या 15 की वेटिंग पे उसकी रैंक है, ये थोड़ी ना कि नेक्स्ट टाइम जब आरजेस आएगा तो ये 10 वाला रैंक 1 बनेगा। रैंक 1 तो वही बनते हैं जो नए नए पास आउट होते हैं, क्योंकि तो नया जोश होता है। तो लो में रिस्क उन बच्चों से जो नए नए पास आउट हुए हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा कर देगी, 3 साल की एक्सपीरियंस है, 3 साल की प्रैक्टिस है, उसमें कुछ कह नहीं सकते अभी हम लोग। तो हम फाउंडेशन में फोकस करो, छोड़ो सबको। ठीक है ना सर? क्या लिखवा है? ग्राउंड्स फॉर कमिटल अंडर सेक्शन 362। ठीक है ना? धारा 362 में सुपुर्द करने के लिए आधार, ये लिखवाया हुआ हेडिंग, सुपुर्द करने का आधार। पहला पॉइंट लिखिए, initially it was found that offense is not triable by कोर्ट ऑफ सेशन। प्रारंभ में ये ज्ञात होता है कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। बट इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स परंतु न्यायालय की प्रक्रिया में बट इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स it is revealed that परंतु न्यायालय की प्रक्रिया में यह पता चलता है कि it reveals that such matter is exclusively triable by court of session पता चलता है कि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारण करने योग्य है। सेशन न्यायालय द्वारा विचारण करने योग्य है। then such case shall be committal to the court of session तो उस मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, he can also commit to the court of session वह सत्र न्यायालय को इस आधार पर भी सुपुर्द कर सकता है। he can also commit to the court of session that after a trial on the ground that he is incompetent to give that so much of sentence हिंदी में क्या लिखवाया मैंने? सुपुर्द कर सकता है कि वह किसी उक्त सजा को देने के लिए अक्षम है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, he can also commit such matter on the ground that gravity and the severity of the offense वह उस मामले को उस आधार पर भी सुपुर्द कर सकता है। वह उस मामले को उस आधार पर भी सुपुर्द कर सकता है कि ऐसा अपराध गंभीर व जघन्य है। ग्रेविटी और सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, और
ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, और ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, या उस अपराध में, या उस अपराध में लोक हित सम्मिलित है, या उस अपराध में लोक हित सम्मिलित है, या उस अपराध में लोक हित सम्मिलित है, लोक हित सम्मिलित है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। The ultimate decision to commit a matter under section 362, the ultimate decision to commit a matter under section 362, ये अंततः फैसला कि धारा 362 में मामला सुपुर्द होगा कि नहीं, धारा 362 में मामला सुपुर्द होगा कि नहीं, ये न्यायिक मजिस्ट्रेट का होगा, इट इज ए डिस्क्रिशन lies with the magistrate, न्यायिक मजिस्ट्रेट का होगा, तथा यह विवेकाधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है, अरे उसमें उसके आगे लिखना है, कहां तक लिखवाया मैंने हिंदी में, आप बताइए। ये फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट का होगा तथा ये विवेकाधिकार भी उन्हें दिया गया है, दो चीज लिखवाई उसमें, तथा ये विवेकाधिकार भी उन्हें ही दिया गया है, ठीक है ना सर। द फाइनल डिस्क्रिप्शन लाइज विद द मजिस्ट्रेट, ठीक है सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना सर। कल हम यहीं से कंटिन्यू करूंगा, कल मैं आपको बाकी प्रोविजंस इसके जो है कोरिलेटिव वो स्टार्ट करके कल ये पार्ट्स हम लोग समझेंगे। फिर मैं आपको कौन सा मजिस्ट्रेट क्या क्या सजा दे सकते हैं, राजस्थान के क्या अमेंडमेंट्स हैं, हम वो पार्ट डिस्कस करेंगे। भाई राजस्थान में क्या अमेंडमेंट है, कितनी सजा का प्रावधान है, कितनी सजा हम दे सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 और चैप्टर 16 पहले करेंगे, ठीक है ना सर। उसके बाद में फिर मैं थ्योरेटिकल पार्ट में एंटर करूंगा, मतलब हम जो बीएनएसएस को पढ़ रहे हैं तो इनिशियली 20, 25, 30 जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिग्रेस और टफ है। इसके बाद जो कुछ क्लासेस होंगी वो पूरी लिखवाने वाली होगी, और लास्ट में जब हम बेल वाले ऑर्डर में पहुंचेंगे, किसमें पहुंचेंगे, बेल में, वहां पर केसेस है और वहां पर बहुत आराम से लिखेंगे। समझ में नहीं सर, ये एक्ट लंबा दिख रहा है, मैं इसको 70 क्लास में समाप्त करूंगा, चाहे मुझे आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा लेक्चर्स ऑन द वीकेंड्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।